गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज हम जो क्लास 12th के हर चैप्टर के हम नोट्स डिस्कस कर रहे थे, उसमें आज हम हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 10 जो कि कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड है कि कॉलोनिज्म तो हो रहा था, कॉलोनियल रूल आ गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट कंट्री साइड वाले एरिया में, आउटस्कर्ट्स के एरिया में क्या पड़ रहा था, हम उसको एक बार आज इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये बेसिकली क्विक नोट्स हैं। इसका अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर आप देख सकते हो। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो अपने पढ़ने के पर्पज से तो आप उसको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अगर हम कंट्री साइड की बात करें तो कंट्री साइड में लोग कौन से रहते हैं? राजा, तालुकदार्स, चौकीदार्स, रायट्स और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, ये सब वहां पे रहा करते थे। अब इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आप ये देखोगे कि फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसमें भी देखने को मिलेगा, 12th में भी देखने को मिलता है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसको बिल्कुल शॉर्ट में बनाया गया है कि अगर आप 12th कर चुके हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी आपको हेल्प करेगा। तो परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किसने किया था, एक क्वेश्चन आता है तो गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस ने। कब किया था? 1793 में। अब ये एक चार्ट है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, उसमें इसको समझने में एमसीक्यू पर्पज से आपको हेल्प करेगा। जो गरीब किसान है जिनके पास अपनी जमीन तक नहीं है वो नीचे आते हैं, सबसे ज्यादा लो कैटेगरी। उनके बाद आएंगे कुछ अमीर किसान जिनके पास अपनी खुद की जमीन है, इनको आप ज्योतिदार भी कह सकते हो। ज्योतिदार वो अमीर किसान होते थे जो गांव में रहते थे, लोगों को उधार देते थे, लोगों की बात समझते थे और उनका एक दबदबा होता था विलेज में। इन सब के ऊपर कौन कंट्रोल करता था? जमींदार। न्यूमरस विलेजेस, ये ज्योतिदार तो एक विलेज में कंट्रोल रखते थे, ऐसे बहुत सारी विलेजेस को एक जमींदार कंट्रोल करता था और जमींदार को कलेक्ट करने होते थे टैक्सेस, और वो किसको देता था? कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को वो देता था। तो इस तरीके से ये पूरा चार्ट है। अगर हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करें तो जो वहां उस एरिया के राजा या तालुकदार थे उनको जमींदार के तौर से रिकॉग्नाइज किया परमानेंट सेटलमेंट में। वो जमीन के ओनर नहीं थे, वो सिर्फ एक जो टैक्स है, जो पैसे हैं, उसको इकट्ठा करके कंपनी को देने का काम करते थे। एक जमींदारी में लगभग 400 विलेज आती थी, उसका हिसाब लगाया जाता था कि कितने पैसे आएंगे और उतने उनको इकट्ठे करने होते थे। रेंट इकट्ठा करते थे किसानों से और वो फिक्स्ड अमाउंट होता था, जैसे कि नाम है परमानेंट, तो वो फिक्स्ड होता था। अगर एक सनसेट लॉ होता था, जैसे सन सेट हुआ, सूर्य अस्त हुआ और आप नहीं दे पाए उस टाइम तक, तो आपकी जमींदारी को ऑक्शन कर दिया जाएगा, नीलाम कर दिया जाएगा। अब इस पूरे के पूरे में प्रॉब्लम्स क्या जमींदार ने फेस की, वो ये थी क्योंकि ये परमानेंट सेटलमेंट थी तो इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट होता था। तो इसीलिए बाद में फ्यूचर में ब्रिटिशर्स इसको इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, तो फिक्स्ड अमाउंट ही इतना ज्यादा इनिशियली हाई रखा गया था कि एक आम इंसान को उसको पे करना इजी नहीं था। प्राइसेस एग्रीकल्चर के, जो मंडी में फसल का दाम था, वो कम हो रहा था, तो किसानों के पास पैसे ही नहीं थे कि वो कर माफ वो दे सके, माफ कह रही हूँ सॉरी, जमींदार को कर दे सके। उनके पास पैसे ही नहीं थे तो फिर जमींदार कंपनी को कैसे देगा? रेवेन्यू हर जगह पे, चाहे कोई हार्वेस्ट हुई, फसल उगी नहीं उगी, फसल खराब भी हो जाती है, बट उनको पैसे पंचुअली, सनसेट लॉ एक डेट होती थी उस टाइम तक आपको देने हैं, अगर नहीं दिए तो आपकी जमींदारी गई। सनसेट लॉ क्या होता था?
कि अगर आपने एक उस डे जो डिसाइड किया, फॉर एग्जांपल 12 अक्टूबर डिसाइड किया, अगर आपने इसके सूर्य अस्त होने तक नहीं दिया तो आपकी जमींदारी ऑक्शन कर दी जाएगी। रिच जमींदार को जोतीदार्स कहते थे, ये बंगाल की बात कर रहे हैं। और हेडमैन जो विलेज का मुखिया है उसको मंडल। ये दोनों के दोनों जमींदार को सपोर्ट नहीं करते थे और कोशिश करते थे कि जमींदार टाइम से पैसे इकट्ठे ना कर पाए। जुडिशियल प्रोसेस जो होते थे इसमें भी बहुत लंबा टाइम लगता था अगर कोई डिफॉल्ट हो जाता था। जमींदार का क्या कंट्रोल, कंपनी ने पूरा अपना एक दबदबा जमींदार पे बना लिया था। जमींदार एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे परमानेंट सेटलमेंट में, क्योंकि सारे पैसे वही इकट्ठे करते थे। लेकिन स्टेट ने क्या किया था, अपनी अथॉरिटी मेंटेन रखी थी कि हम तुम्हारे ऊपर हैं, तुम सबसे इंपॉर्टेंट नहीं हो। पहले जमींदार के पास अपने खुद के हथियार होते थे, तोपें होती थी, वो सब उन्होंने स्टेट ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने उनसे छीन लिए। वो अपनी खुद की कस्टम ड्यूटीज नहीं लगा सकते थे। पहले जमींदार अपनी खुद की कचहरी चलाते थे, कोई भी अगर लड़ाई हो जाए छोटी मोटी तो उनको सॉल्व करने का काम जमींदार करते थे। पावरफुल थे, बट अब वो सब काम उनसे छीन लिए गए थे। जमींदार को लोकल जस्टिस देने की पावर अब नहीं थी। कलेक्टोरेट इमर्ज हुआ पावरफुल। तो व्हेन राजाज फेल होते थे पे करने में, तो इमीडिएटली उनका जो जो उनकी पावर है, सत्ता है, जो उनका डिस्ट्रिक्ट में चार्ज है, वो उनसे वापस ले लिया जाता था। तो ये सब पावर किसके पास थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो इसमें एक एग्जाम्पल के तौर से आपकी बुक में ऑक्शन ऑफ इन बुर्दवान के राजा का ऑक्शन के बारे में दिखाया था कि कैसे ब्रिटिश ने उनकी एस्टेट, जो उनकी जमींदारी थी, उसको नीलाम करने की कोशिश की, पर वो नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हीं के ही खुद के जो सर्वेंट्स थे, नौकर थे, एजेंट थे, उन्होंने ही उसको खरीद लिया था। तो 95% उस वक्त ऐसे नीलामी होती थी वो फिक्टिशियस होती थी, यानी कि नकली होती थी। जोतीदार कौन थे, ये अमीर किसान होते थे, नॉर्थ बंगाल में इमर्ज होने लगे थे। इनका इतने रिच होने का रीजन ये था कि इनके पास बहुत बड़ी जमीन होती थी, 1000 एकर्स की। और लोकल जो व्यापार होता था, लोगों को उधार देना, वो ये कंट्रोल करते थे। ज्योतिदार पावरफुल थे और कहीं कहीं पे तो ये जमींदार से भी ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। ऐसा क्यों था, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। ज्योतिदार गांव में ही रहते थे, तो इसीलिए लोगों का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। जिससे आप डायरेक्टली मिलते हो, बात करते हो, तो आपका एक रिलेशन बनता है। तो लोग इनकी बात जमींदार से ज्यादा सुनते थे। जमींदार तो अपना शहरों में रहते थे। ज्योतिदास रेजिस्ट करते थे, कोशिश करते थे कि जमींदार को पैसे ज्यादा ना मिल पाए, जमींदारी उनको कलेक्ट ना कर पाए, और फार्मर्स भी इनको सपोर्ट करते थे। ज्योतिदार किसानों को जमींदार के अगेंस्ट खड़ा करते थे और कोशिश करते थे कि ये पेमेंट टाइम से ना दे पाए। जब जमींदार की जो ये नीलामी होती थी इनके जमींदारी एरिया की, ऑक्शन होता था, तो ज्योतिदार परचेज भी करते थे। तो इससे दिखता है कि जमींदार की पावर बंगाल में वीक हो रही थी और ज्योतिदार की बढ़ रही थी। अब जमींदार ने इस प्रेशर को सामना करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज की। अब उनको पता था कि अगर वो पैसे नहीं दे पाएंगे तो उनकी जमींदारी चली जाएगी, और रायत उनको पैसे दे नहीं रहे तो उनके पास पैसे आएंगे कहाँ से कि वो कंपनी को दे सके। तो इसीलिए उन्होंने अपनी जमींदारी को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, नकली सेल करनी शुरू की। राजा बुर्दवान ने क्या किया था, अपनी जमींदारी अपनी मदर के नाम पे की थी, क्योंकि उस टाइम पे जो फीमेल होती थी, चाहे वो मदर है चाहे वो वाइफ है, आप किसी फीमेल के अगर उस पर आप ट्रांसफर कर दो, उनके नाम पे अगर लैंड है, तो आपको काफी काफी चीजों में बेनिफिट्स दिए जाते थे। तो उन्होंने उस तरीके से किया कि नाम मदर का दे दिया, बट एक्चुअल में कौन है राजा, वो तो वही मेल ही है जो उस एरिया को चला रहे हैं। फिर कभी कभी जो उनके सर्वेंट होते थे या एजेंट होते थे, वो जमीन खरीद लेते थे और बाद में वो मुकर जाते थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो ऐसे करके नकली सेल भी हुआ करती थी। और फिर अगर कोई बाहर से आता था कि वो सच में इस एस्टेट को, इस जमींदारी को खरीदना चाहता है, तो उसको अटैक करते थे, ताकि जमींदार की वो जो जमींदारी है वो बरकरार रह सके। जब ये सब बहुत एक्सट्रीम हो गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बंगाल में 1765 में
बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होने लग गया। तब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली बहुत बढ़ गई थी इंडिया और चाइना में, तो काफी सारे रॉयल चार्टर जो था 1600 में, उसके कारण यहाँ पे और कोई कंपनी नहीं आ सकती थी ब्रिटेन की। तो जब यूरोप में वहां के लोगों ने इस कंपनी का मिस रूल देखा, तो न्यूज कि यहाँ के लोग करप्शन कर रहे हैं, ग्रीडी हैं, ये सब बातें वहां की पार्लियामेंट में भी स्प्रेड होने लगी। पीपल ने आर्ग्यू किया कि बंगाल का कॉन्क्वेस्ट सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, कंपनी के लिए बेनिफिशियल हुआ है, ब्रिटेन के लिए कोई बेनिफिट नहीं हुआ। उन्होंने मतलब अपनी पॉकेट भरी है कंपनी ने। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने काफी सारे एक्ट्स पास किए और एक कमेटी को अपॉइंट किया। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट प्रोड्यूस की उसको फिफ्थ रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट को 1813 में बनाया गया, प्रॉपर रिपोर्ट सामने आई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ये 1813 में सबमिट की गई थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है, लेकिन हम इसको ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते। पहला, क्योंकि ये रिपोर्ट जो लिखी है वो उस वक्त जिन्होंने लिखी, वी मस्ट सी हु रोट इट, क्योंकि ये ब्रिटिश लोगों ने लिखी, तो ये इंडियंस के पॉइंट से नहीं लिख रहे थे। और इन्होंने रिसर्च जो भी ऑफर की, रिसर्चर्स ने फिफ्थ रिपोर्ट को केयरफुली एग्जामिन किया है और हमें लोकल रिकॉर्ड्स जो देखते हैं हम उनसे कंपेयर कर सकते हैं चीज़ों को। फिफ्थ रिपोर्ट में बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेट दिखाया है कि जमींदार की जो पावर थी वो कितनी ख़त्म हो गई थी। और मतलब सारा का सारा ब्लेम जमींदार पे डाल दिया गया था और ये बोला गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तो कोई गलती ही नहीं थी, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। इसीलिए हम फिफ्थ रिपोर्ट को कम्प्लीटली फॉलो नहीं कर सकते। राजमहल हिल्स की बात करें तो इसमें फ्रैंकोइज बुचन आएंगे। हमने एक ट्रैवलर्स वाले में फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में पढ़ा था, जो कि फ्रेंच ट्रैवलर थे। अब यहाँ पे हम फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में बात करेंगे, जो राजमहल हिल्स के बारे में लिखते हैं कि वो बहुत ही डेंस थी, थिक थी, इम्पेनिट्रेबल थी और ये एरिया बहुत सिग्निफिकेंट डेंजर था, खतरनाक एरिया था। यहाँ पे इन जो पहाड़ का एरिया था, इनको पहाड़िया लोग थे वो डोमिनेट करते थे। बुचन ने दिखाया कि वहां के जो लोग थे वो डरते थे कंपनी के लोगों से और समटाइम्स वो अपने जो जो एरिया होता था उसको छोड़ के भी चले जाते थे। पहाड़िया लोग जो थे ये फॉरेस्ट जो जंगल थे और हंटिंग करते थे, मतलब वहां के जंगल से डीपली कनेक्टेड थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, मतलब एक जगह पे पेड़ उगे हैं उनको क्लियर करा, वहां पे अपना थोड़ा सा कुछ उगाया, फिर दूसरी जगह पे चले गए। तो ऐसे करके वो लोग अपनी पल्सेस ग्रो करते थे, मिलेट्स ग्रो करते थे। तो धीरे धीरे जब एक जगह पे वो नहीं ग्रो कर पाते थे तो वो दूसरी जगह पे मूव कर जाते थे। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, जिससे आपको पता होगा। हंटिंग गैदरिंग करते थे, फूड, सिल्क, ककून, मतलब जो भी उनको फॉरेस्ट से मिलता था ये बस वही चीजों से अपना गुजारा करते थे। अब अगर हम एग्रीकल्चरलिस्ट, जो लोग एक जगह पे टिके रहते थे, तो पहाड़िया के जो चीफ होते थे, मुखिया होते थे उनके, वो लोगों को एक ग्रुप में यूनाइट करते थे ताकि कोई भी अगर बैटल हो उनकी दूसरी ट्राइब, जैसे एक ट्राइब है और ये दूसरी ट्राइब है, तो इनमें कभी कभी लड़ाई हो जाए, तो इसीलिए ऐसी बैटल्स मेंटेन की जाती थी। जो लोग फ्रीक्वेंटली रेड करते थे आसपास के एरिया को, जब इनके पास कुछ खाने को नहीं होता था, स्केर्सिटी थी, जैसे बहुत बर्फ पड़ गई, बहुत ठंड, और तो पहाड़िया राजमहल हिल्स की बात कर रहे हैं हम, बट कभी कभी इनके पास कुछ खाने को नहीं है, तो ये जो लोग गांव में रहते थे उनके वहां पे रेड करके लूट लेते थे कुछ सामान को। तो इस चीज को बचाने के लिए जो जमींदार होते थे वो रेगुलर एक फिक्स अमाउंट होता था ट्रिब्यूट के तौर से, वो पहाड़िया चीफ को देते, ताकि आप अपने वहां पीसफुली रहो, हम आपको कुछ अमाउंट दे देंगे, कुछ अनाज दे देंगे, कुछ चीजें दे देंगे, पर आप हमारे यहाँ पे आके ये तोड़ फोड़ मत करो। जो अब ये जो गहरे जंगल हैं इनके बारे में इनको तो बहुत अच्छे से पता है क्योंकि यहीं पले बड़े हैं। लेकिन अगर कोई ट्रेडर आ रहा है जिसको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, उसको यहाँ से जाना है तो उसको डर लगेगा। तो ये जो पहाड़िया कम्युनिटी होती थी ये इनसे कुछ अमाउंट लेके, कुछ सामान लेके फिर इनको सेफ्टी प्रोवाइड करती थी।
लेकिन 18th सेंचुरी में कुछ चीजें चेंज हुई। अब हम ब्रिटिशर्स का एटीट्यूड देखेंगे तो ब्रिटिशर्स फॉरेस्ट को एक वाइल्डनेस की तरह देखते थे। वो लोग सोचते थे कि यहाँ के लोग तो बिल्कुल पुराने जमाने के हैं, उनको मुश्किल है संभालना हर चीज को। तो फॉरेस्ट को साफ किया जाने लगा और लोगों को बोला गया कि आप एक ही जगह पे रहो, खेती बाड़ी करो और वहीं पे अपना जीवन बसाओ। आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की जरूरत नहीं है, आपको हंटिंग करने की जरूरत नहीं है, शिकार जो आप करते हो इसको छोड़ दो। सेटल्ड एग्रीकल्चर बढ़ावा दिया जाने लगा कि आप एक ही जगह पे रहो। ब्रिटिशर्स ने जमींदार और जोतीदार को प्रमोट किया कि आप जो ये अनकल्टिवेटेड लैंड है, जिस जमीन पे कुछ नहीं ग्रो हो रहा, उस पे आप चावल की खेती करनी शुरू करो। पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन क्या है? एक्सट्रीमिनाइजेशन। अब पहाड़िया जो थे इनको ढूंढा जाने लगा और इनको मारा जाने लगा। ऑगस्टस क्लिवलैंड जो उस वक्त के कलेक्टर बने भालपुर के, उन्होंने ये पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन शुरू की थी। और पहाड़िया जो वो उनके मुखिया होते थे उनको कुछ अमाउंट दिया जाता था। और ये अमाउंट इसलिए दिया जाता था कि आप इन सारे लोगों को इकट्ठा रखेंगे, प्रॉपर कंडक्ट में रखेंगे। अगर कोई उनकी बात मानता था, मैनी पहाड़िया चीफ्स इस अमाउंट को लेने से मना कर देते थे। जो एक्सेप्ट करते थे वो ब्रिटिशर्स के एम्प्लॉय बन जाते थे और इसीलिए वो मुखिया पद से उनकी पावर लूज हो जाती थी, क्योंकि बाकी के लोग मानते थे कि अब ये तो ब्रिटिशर्स के गुलाम बन गए, इन्होंने तो उनकी बात मान ली। तो ऐसे करके चीजें होती थी। तो पहाड़ियास को कॉन्स्टेंटली एक लड़ाई लड़नी पड़ रही थी जो बाहर के लोग थे उनके साथ। तो इनको मारा जा रहा था। अब अगर हम संथल्स की बात करें तो संथल्स ये जमींदार जो भी राजमहल हिल्स के आसपास रहते थे, इन्होंने एग्रीकल्चर एक्सटेंड करना शुरू किया। संथल्स की पॉपुलेशन 1832 के बाद धीरे धीरे बढ़ने बढ़ने लग गई, क्योंकि इनको सेटल किया जाने लगा, ये एक जगह पे रुकने लग गए। पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन, जो इनको मारना और वो सब चीजें जो पहाड़िया के साथ हो रही थी, वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाई थी। 1832 में एक दामिने को हुआ। इसमें बेसिकली जो संथल्स थे इनको एक जगह पे रखा जाने लगा और कंडीशन ये थी कि 1/10 जो ये पूरा एरिया है इसको आप साफ करोगे हर फर्स्ट 10 years तक। तो बेसिकली ये लोग उनको एक जगह पे रख भी रहे थे और इनसे जंगल भी साफ करवा रहे थे। तो धीरे धीरे संथल्स की विलेजेस बढ़ने लगी, 40 संथल विलेज हो गई, इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लग गई। राजमहल हिल्स के आसपास इनका एक्सपैंड हुआ। पहाड़िया पीपल तो और डीप फॉरेस्ट में जाते रहे, क्योंकि वो बेचारे अपनी लड़ाई लड़ती रह गए, पर उनको कोई जस्टिस नहीं मिल पाया। लेकिन धीरे धीरे संथल्स को भी रियलाइज हुआ कि इन लोगों के साथ भी गलत हो रहा है। संतल्स बहुत हार्ड वर्किंग लोग थे, उन्होंने जमीन क्लियर की उस पूरे एरिया, क्योंकि पहाड़ वाले एरिया, और तब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, उसको क्लियर करना इतना इजी नहीं होता था। फिर भी उन्होंने किया। बहुत सारे मिथ और बहुत सारे गाने जो संथल्स के पास्ट को रिप्रेजेंट करते थे वो वहां पे गाए जाते थे। और लोगों को रियलाइज हुआ कि उन लोगों के साथ गलत हो रहा है। ब्रिटिश ने उन पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया। उनको उधार लेना पड़ता था उस टैक्स को चुकाने के लिए, और उधार वाले उन पे बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देते थे, तो वो लोग उसको पे नहीं कर पाते थे। इस चक्कर में वो एक साइकिल में फंस गए थे जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो 1815 में इन लोगों ने विद्रोह किया जमींदार्स के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जो मनी लेंडर्स हैं, साहूकार, उन सबके अगेंस्ट। तो ये पूरा एक रिवोल्ट हुआ था जो संथल्स ने किया था। ऑल्दो ये हार गए थे, बट स्टिल दे रिवोल्टेड, क्योंकि उनको एहसास होने लग गया था। पहाड़ियास तो सेटल ही नहीं हुए, वो डीप जंगल्स में जाने लग गए। लेकिन जो संथल्स थे इन्होंने तो सेटल किया, बट धीरे धीरे इनको भी रियलाइज हुआ कि इनके साथ गलत हो रहा था। तो ये था आपका पूरा चैप्टर 10, कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। इसमें बेसिकली हमने कॉलोनियल रूल और उसका कंट्री की जो साइड वाला एरिया है, जहाँ पे कंट्री साइड यानी कि जहाँ पे रायट्स रह रहे हैं, जहाँ पे फार्मर्स रह रहे हैं, जमींदार के बारे में हमने इस पूरे चैप्टर का क्विक नोट्स की फॉर्म में डिस्कस किया। अगर आपको ये जो नोट्स हैं इसमें तो मैंने क्योंकि अभी मार्किंग्स कर दी समझाने के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट भी लोगे तो क्लियर नहीं आएंगे। तो आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए।
कोई भी डाउट हो तो या मोस्ट वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस भी मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी हैं चैप्टर 1 से लेके 9 तक की, तो वो आप देख सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं वो भी डाल दूंगी, ताकि आपको ये नोट्स एक क्विक रिविजन, या फिर अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो एक आइडिया दे देंगे चैप्टर क्या है, ताकि आप एटलीस्ट आंसर्स परफॉर्म कर सको। या अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये एमसीक्यू के पर्पज से काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।